हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज रिपब्लिक डे है एंड ऑब्वियसली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है फॉर इंडिया एज वेल एज इंडियंस। नंबर ऑफ लेसन्स एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है ताकि आने वाले बहुत सारे साल दशक इंडिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके एंड हमारे लिए एक नया भारत, एक उज्जवल भारत ट्रूली क्रिएट कर सके। But at the same time, while we learn lessons from our history, we can also learn numerous lessons जो कि हमें year 2022 ने प्रदान किए हैं. In fact, a number of incidents which have happened across the world present a number of ideas जिनको हमें दिमाग में लेके चलना है as we proceed towards 2023. And ये कुछ lessons जो हैं important साबित होंगे not just for India बट अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी डेमोक्रेसीज हैं उनके फ्यूचर के लिए भी। तो क्या है ये आइडियाज, क्या है ये लर्निंग्स, इनको फटाफट देखते हैं थ्रू 5 मेन आइडियाज जिनके ऊपर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले इज द इशू ऑफ रोड टू फासिज्म। अ प्रोजेक्ट सिंडिकेट के अंदर जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल लिखा। अगर हम दुनिया को देखते हैं पर्टिकुलरली 2022 में, there were 2 notable incidents जिन्होंने वर्ल्ड का जो शेप है, नजरिया है, कंप्लीटली बदल दिया। There was obviously तालिबान का कैप्चर इन अफगानिस्तान, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, जिसको हमने 2022 ऑनवर्ड्स जो है और ज्यादा सोलिडिफाई होते हुए देखा, एक तरह से एक वेव ऑफ रेडिकलिज्म दोबारा उभरती हुई देखी, राइट, द काइंड ऑफ थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स हमने देखे अफगानिस्तान में, ईरान के अंदर द थ्रेट्स टू विमेन्स राइट्स जो है हमने देखे। पर एट द ग्लोबल स्केल द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो कि जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पे आया है, सिग्निफिकेंटली 2 मेन एपिसोड्स एंड इंसिडेंट से आया है। फर्स्ट ऑब्वियसली इज अ कंटिन्यूइंग वन, द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि 2019 से अपने म्यूटेटेड फॉर्म में हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नई नई चीजों के बारे में सिखाता गया है। The second is obviously the Russian war, the Russian aggression against Ukraine, जिसने again a number of problems and threats जो हैं उनको highlight किया। The first is obviously हमारे economic sphere के अंदर जो rise एक problems का हम देख रहे हैं across the world, particularly third world countries में। This is the food and energy crisis as well as supply shortages जो कि हमने witness किए, which has led to a global meltdown, a heightened inflation, right? यहीं पे हम देख रहे हैं ऑब्वियसली यूएस एंड बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा टाइटनिंग ऑफ देयर फेड रिजर्व्स, राइट। तो यूएस का जो फेड रिजर्व है उन्होंने टाइटन कर दी है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स अब डेवलपिंग वर्ल्ड भी विटनेस कर रहा है। US, which was the harbinger of laissez-faire policies, अब जा रहा है towards begar thy neighbor policy, right? एक चीज जो कि हमने सोचा था कि न्यूलिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ने पीछे छोड़ दी है हिस्ट्री में, राइट, अब वही प्रोटेक्शनिज्म जो है वापस इन वोग आ रहा है, जिसके कारण इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है रादर देन रिवाइटलाइजिंग फर्दर प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकती है, जो कि हम विटनेस ही कर रहे हैं विथ हाइटेंड इन्फ्लेशन एज वेल एज स्लो डाउन, द लॉस ऑफ जॉब्स, राइट, और साथ ही में टेक सेक्टर में जिस तरह से हम विटनेस कर रहे हैं द मैसिव क्रंच, द मैसिव लॉस ऑफ जॉब्स, जो कि ऑब्वियसली हाउस होल्ड इनकम्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी, बिकॉज पहले जो है जो लोन्स दिए जाते थे लोगों को यूज्ड टू बी एट अ वेरी वेरी लो रेट, हाउएवर सडनली एक जो टाइटनिंग की जा रही है उसके कारण डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी पीपल जो नॉर्मल हाउस होल्ड है आर विटनेसिंग नेवर बिफोर इंक्रीज इन डेथ्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका पॉलिटिकल फॉल आउट भी है, एंड पर्टिकुलरली ये फॉल आउट जो है हमें वल्नरेबल कंट्रीज में देखने को मिलता है, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में देखने को मिलता है। ये स्टिग्लिट्ज कहते हैं ऑफन लीड्स टू द राइज ऑफ फैसिज्म, राइज ऑफ डेमोगॉग्स इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। राइट, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रशिया के अंदर डेमोगॉग्स लाइक पुतिन किस तरह से वॉर मॉन्गरिंग कर सकते हैं। सिमिलर ये इश्यूज विटनेस किए जा रहे हैं इवन इन कंट्रीज लाइक टर्की, जिसके कारण बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इमर्ज हो सकते हैं।
इनफैक्ट स्टिग्लिट्स पॉइंट टू द इशू दैट मे बी ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस दिया गया था फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा, दैट नाउ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर हैज वन द फाइनल वॉर, देयर इज गोइंग टू बी द राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म, अब दिस इज द रोड टू डेवलपमेंट अहेड और कोई और सीरियस चैलेंज नहीं आएगा, इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है. इनफैक्ट स्टिग्लिट्स कहते हैं द वेरी मेकिंग ऑफ दिस न्यू लिबरल वर्ल्ड विच वॉज पुश्ड फॉरवर्ड बाय पीपल लाइक हायक, पीपल लाइक मिल्टन फ्रीडमैन, इसने इस वर्ल्ड को एक और भी ज़्यादा फ्रिजाइल एंड इनसिक्योर प्लेस बना दिया है, जिसके कारण देयर इज द थ्रेट ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ फासिज्म ऑन द राइज इन 21st century. Right, the next lesson very importantly जो कि हम सीख सकते हैं is from the Ukraine war, particularly in the region of Asian security. Right, बहुत ही important article लिखते हैं the former defense minister of Japan, Yurike Koike. Right, अब Yurike Koike in Project Syndicate point out करते हैं that जहाँ the world's eyes and hearts and minds have been captured by the Russian aggression, people have still not realized the insecurity which is heightened in Asia and particularly the Indo-Pacific region. काफी टाइम से ऑलरेडी इंडो पैसिफिक का रीजन जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है. इनफैक्ट इंडिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज इंडो पैसिफिक एंड इंडिया के बॉर्डर्स पे सेम ही थ्रेट लाई करती है विच इज ऑफ अ बेलिजरेंट, अ वेरी वेरी रिविजनिस्ट चाइना. राइट, अग्रेशन प्रिवेंट करना वेरी इंपॉर्टेंटली इसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैज बीन पॉइंटिंग आउट टाइम एंड अगेन that this is now that the developed world has risen to the problems that revisionist powers can pose. Right, World War II हमने witness की थी because of the aggression, the kind of revisionism जो कि कुछ violent countries आगे रख सकती हैं. The similar issue now prevails even with respect to the growing power of Russia and especially China. Right, China ने वैसे ही अपने true colors दिखा दिए थे, especially when it came to Taiwan. राइट, ताइवान के अंदर जब विजिट ऑफ वेरी नैंसी पेलोसी की विजिट हो रही थी, चाइना ने अपनी अग्रेसिवनेस और ज़्यादा हाइटन कर दी. राइट, उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज शुरू कर दी. एयर के अंदर जो है एयरक्राफ्ट्स के इंकर्जन्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई. उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री डायलॉग्स जो कि यूएस के साथ चल रहे थे उनको सस्पेंड या कैंसिल कर दिया, pointing out that China is no longer happy with the status quo in geopolitics and in fact is looking for a unipolar moment to shine. And that is why it is very very important, as India says, कि सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सारी democracies की ये responsibility है to ensure कि एक strategic trust maintain किया जा सके ताकि कोई भी potential aggressor जो है उनको deter किया जा सके, उन्हें push back जो है किया जा सके. And therefore, in this region, there is a need to build strategic trust amongst all the democracies, including Australia, India, Indonesia, Japan, South Korea, and obviously an increased participation of the United States. In fact, this kind of heightened trust and solidarity in maintaining a security architecture was put forward by Japan's former Prime Minister, जिनको assassinate कर दिया गया था, that is Shinzo Abe. इनफैक्ट जापान का जो एक रिवाइज्ड आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इमर्ज हो रहा है इन रीसेंट टाइम्स ड्यू टू अ बेलिजरेंट चाइना, ये भी जो है री इमेजिन किया गया था बाय शिंजो आबे. एंड आबे कैन बी क्रेडिटेड बाय बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ टू मेन स्ट्रक्चर्स जो कि आज डिफाइन कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को. द फर्स्ट इज ऑब्वियसली द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि क्वाड है, जिसका पार्ट इंडिया भी है. राइट, एक बहुत स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग जो कि इंश्योर करने की कोशिश कर रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स इन द इंडो पैसिफिक एरिया. साथ ही साथ में द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि इमर्ज हुआ आफ्टर द फेलियर ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि ट्रंप ने जो है जिसको मेजरली चैलेंज किया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए क्रिएट की थी. हाउएवर, ये रियलाइज कराया दैट हमेशा यूएस की ज़रूरत नहीं है. अगर डेमोक्रेसीज ट्रूली रियलाइज करे अपनी पोटेंशियल तो ये काउंटर फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं. एंड CPTPP इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है विच ब्रॉट टुगेदर 11 पैसिफिक रिम कंट्रीज इंक्लूडिंग कैनेडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई,
Singapore, Malaysia, Vietnam and Japan into the world's one of the largest trading bloc. Now very importantly, contemporary world, जैसे कि हम time and again बोल रहे हैं, there are numerous lessons जो कि आप history से सीख सकते हैं, ठीक है। time and again यही बोला जाता है कि history repeats itself. मार्क्स ने वेरी इंपॉर्टेंटली ये आइडिया आगे रखा था कि जब भी हम हिस्ट्री और इसकी रेपिटेटिव नेचर को देख रहे होते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड देन एज अ फार्स। अगर हम चाहते हैं कि ये जो एक ट्रेजेडी अकर हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में वो एक फार्स के रूप में दोबारा ना आए, तो ज़रूरी है टू टेक कलेक्टिव एक्शन एंड टू इंश्योर सॉलिडारिटी। यहाँ पे इनफैक्ट फॉर क्वाड अ मेजर प्लैंक इज इंडिया इटसेल्फ एंड इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, राइट। यहाँ पे इंडिया को भी बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी बिकॉज एज चाइना ग्रोज मोर एंड मोर अग्रेसिव, इंडिया को भी रियलाइज करना पड़ेगा सर्टेन चॉइसेस जो कि इनको लेनी पड़ेंगी। नाउ एट द सेम टाइम इंडिया हैज टू प्राइमरीली कीप in mind its own security interest, and that is why इंडिया का एक जो issue based alignment का आइडिया निकल के आया है वो यहाँ पे imperative साबित होगा in trying to find balance the kind of historical relationship जो कि इंडिया ने enjoy किया है रशिया के साथ, the new relationship जो कि ये cultivate कर रहा है यूएस के साथ, and at the same time एक ये जो close बहुत ही aggressive neighbor है चाइना, उसको हम किस तरह से handle कर पाएं। साथ ही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट विद इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज जो कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं उनको हम रिजॉल्व करके फोकस करें प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर साउथ कोरिया एंड जापान जिनकी एक काफ़ी ज़्यादा टमल्शियस रिलेशनशिप रहा है हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अब्यूजिव एक्शंस जो कि जापान के रहे थे थ्रू आउट हिस्ट्री टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली ऑफन हमने देखा है कि जब भी एक पावर ट्रांजिशन हैपन होता है जियोपॉलिटिकल वैक्यूम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और इन वैक्यूम्स को रिविजनिस्ट पावर्स ऑक्यूपाई करना चाहती हैं अपनी एक ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। यही हमने विटनेस किया जब यूक्रेन के अंदर रशिया ने अपना एक ये वाइल्ड एडवेंचरिज्म दिखाया। द फेलियर ऑफ नेटो टू सेवगार्ड यूक्रेन्स इंटरेस्ट्स and also the failure of UN to ensure collective security का आइडिया जिसके बेसिस पे ये बनाया गया था हमें वार्न करता है कि ऐसी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। इनफैक्ट चाइना इनकी रेपिटेशन कर सकता है इवन इन साउथ चाइना सी एंड ताइवान जो कि वर्ल्ड पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं टू प्रिवेंट द सेम। Another very important lesson has obviously come with respect to global trade and economics. एंड यहाँ पे जैनेट येलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखती है। जैसे कि आपको पता ही होगा येलन प्रोमिनेंटली फेड रिजर्व की चेयर रह चुकी हैं यूएस पे, साथ ही में यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। एंड जैनेट येलन यही बात करती हैं दैट इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हम और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, जहाँ पे हम थ्रेट्स देख रहे हैं टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, वी हैव टू मेंटेन आवर फेथ दैट रिजिलियंट ट्रेड ही हमें इस क्राइसिस से उभार सकती है, ना कि गोइंग बैक टू प्रोटेक्शनिज्म। इनफैक्ट कोविड-19 के कारण, रशियन वॉर के कारण एंड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड कैटास्ट्रफीज इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, साइक्लोन्स, पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स, मेजर इकोनॉमिक डिसरप्शंस आकर की हैं जिसके कारण वी आर लुकिंग एट सिवियर शॉर्टेजेस ऑफ क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज which have further led to slowed global growth and a heightened inflation which is pinching the pocket of normal people. Now importantly ये realize करना ज़रूरी है कि rather than just looking at regional or bilateral trade groupings, multilateralism based free trade आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to ensure a sum approach in the world. अगर हर कंट्री को हम अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देना चाहते हैं, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन इगैलिटेरियन एंड जस्ट अप्रोचेस। अब फ्री ट्रेड जो है वेरी इंपॉर्टेंटली बेस्ड होता है ऑन एफिशिएंसी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। हर देश हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है एफिशिएंटली टू द बेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड देयरफॉर ये माना जाता है बेस्ड ऑन द रिकार्डियन थ्योरी कि जिस देश की जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उनमें देश जो है एफिशिएंट बन सकते हैं एंड देयरफॉर फ्री ट्रेड इसी एफिशिएंट आउटपुट को प्रमोट करता है। बट एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस
इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि ये जो रेजिलियंट ट्रेड है इसके अंदर पोटेंशियल टू सेफगार्ड कंट्रीज फ्रॉम पोटेंशियल रीजनल एंड ग्लोबल शॉक्स, बाय ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सकें अपनी सप्लाई चेन्स को, अपने सोर्सेस को, जिसके थ्रू इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस rather than being dependent on just one avenue, हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज जो हैं ये अवेलेबल होंगे। इनफैक्ट ये एक मेजर लेसन है जो कि इंडिया ने एज वेल एज वर्ल्ड ने सीखा है आफ्टर दिस क्राइसिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर डाइवर्सिफाइड मल्टीलेटरल ट्रेड। पहली चीज तो वी हैव कम टू रियलाइज दैट ट्रेड हमेशा इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके आता है फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज, इंक्लूडिंग ग्रेटर रिलायबिलिटी एंड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रेजेंट ट्रेड रेजीम के अंदर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का आइडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया एज वेल एज जस्टिस के आइडिया को और ज्यादा डीपली जो है इम्पार्ट करें, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है एक ग्रेटर शेयर इंजॉय कर सकें। एट द सेम टाइम ट्रेड जो है बूस्ट करता है प्रोडक्शन को भी, जिसके कारण एक्सपोर्ट मार्केट और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, चॉइसेस कैन बी इंक्रीज्ड, एंड साथ ही में विद इंक्रीज इन चॉइसेस कंपेटिटिव प्राइसिंग आती है, जिसके कारण प्राइसेस टेंड टू गेट लोअर्ड, या फिर जो इन्फ्लेशन होती है वो स्काई रॉकेट नहीं करती बट इन फैक्ट मैनेजेबल रहती है, लीडिंग टू बोथ increased production also, but at the same time increased opportunity for normal people to be able to spend money and attain certain goods and services. साथ ही साथ में ट्रेड, फ्री ट्रेड दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्लोबल फ्लो ऑफ आइडियाज, साइंटिफिक डिस्कवरीज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. That is why it is very important, in fact, to have a more open-minded approach as far as ideas of intellectual property rights are concerned. इनफैक्ट येलेन यही पॉइंट आउट करती हैं that these have presented a number of lessons. यही अगर हमने इतनी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस ना दिखाई होती, पर्टिकुलरली बिग फार्मा सेक्टर ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने, इन डाइल्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मे बी द वर्ल्ड वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल द COVID-19 crisis than it was. Right? So these are the lessons which we can actually embed in the norms and rules to follow to make our trade even more sustainable and resilient. अभी कहती है कि 3 मेन रिस्क हैं जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिनको हमने टैकल भी करना है. पहला ऑब्वियसली द रिस्क इज ऑफ ओवर कॉन्सेंट्रेशन. ये पर्टिकुलरली निकल के आया था सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन को लेके, जो कि मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थे ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली आपके चाइना में, एंड इनकी रिड्यूस्ड सप्लाई के कारण स्पिल ओवर इफेक्ट देखे गए इन अ नंबर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, राइट. सो फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स, राइट. तो कैस्केडिंग डिसरप्शंस जो है हमने विटनेस की, जिसके कारण पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो हिट हुई. एंड देयरफॉर इसने हमें रियलाइजेशन की है दैट रादर देन ओवर कॉन्सेंट्रेशन इन सर्टेन एरियाज, डाइवर्सिफाइड एरियाज की रिक्वायरमेंट है व्हेन लुकिंग एट अ नंबर ऑफ सच क्रिटिकल गुड्स. Second, very importantly, it is also required that economics cannot be de-linked from politics. Geopolitics जो है massive risks pose करते हैं to economics. रशिया के वॉर के कारण जो ब्रेड बास्केट एरिया है, जो एनर्जी के लिए क्रिटिकल एरिया है, उसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज इन द यूरोप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ फूड एंड एनर्जी शॉर्टेजेस. Last but not the least, while taking into consideration our economic national interests, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, येलेन कहते हैं, कि हम बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, पर्टिकुलरली द इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स. तभी जो है ट्रेड को और सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, अगर हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलते हैं और इन लेसन्स को इम्बेड करते हैं इनटू आवर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज नॉर्म. अब इन्हीं चीज़ों को केटर करने के लिए जैनेट येलेन एक्सप्लोर करती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड शोरिंग, जो कि अडॉप्ट किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस में, विच इज अगेन समथिंग दैट अ नंबर ऑफ कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम. अब ये फ्रेंड शोरिंग है क्या? बेसिकली फ्रेंड शोरिंग एक अप्रोच है जो कि enable करता है deepened economic integration with a large number of trusted trading partners. So rather than having a very very small group or just bilateral trading arrangements, आप एक large number of reliable trading partners के साथ जो economic integration है उसको और ज़्यादा deepen करते हैं. इसके थ्रू efficiency achieve होती है, economic resilience achieve होती है, and किसी भी तरह से the world does not go back to protectionism.
इम्पॉर्टेंटली जब हम ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ चीपेस्ट सप्लाई चेन्स की नहीं बात करते, बल्कि बहुत सारे और फैक्टर्स को भी मद्देनजर रख रहे हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरिंग जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो कि आकर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो ना हो रहे हो, ग्रेटर रिलायबिलिटी जो है वो बन सके, क्योंकि जब तक हम इन सबको मद्देनजर नहीं रखेंगे तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। In fact, the learnings have been so quick कि McKinsey का एक सर्वे ऑफ 2021 पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से since the pandemic 81% of supply chain managers worldwide ने shift कर लिया है from only one resource supplier to at least two. So diversification has become the norm of the day. And that is why it is very important कि countries इकट्ठे आएं to deal with common challenges including climate resilience as well as ensuring the well-being of the most vulnerable countries in the world. The next very important lesson again जो कि इंडिया को as well as बहुत सारी और democracies को लेना चाहिए is the issue of global struggle over tech mastery. Now, technology platforms, इनकी expansion, इनकी presence, इनका use और misuse एक major issue बन गया है across the world. In fact, a number of key events in 2022 ने सिखाया कि किस तरह से apart from day-to-day geopolitics, territorial issues, अब ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक नया टेरेन बन गए हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अमंगस्ट वेरियस पावर्स, राइट? In fact, since Cambridge Analytica, the interference of Russia in US elections, the kind of cyber attacks जो कि टेररिस्ट द्वारा, चाइना द्वारा, रशिया द्वारा किए जा रहे हैं, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी की जो एक डार्कर साइड है उसको और ज़्यादा अपैरेंट बना दिया है। अब जो राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हमने विटनेस की, उन्होंने भी दिखाया कि किस तरह से दीज जियोपॉलिटिकल tensions have coincided also with a growing arena of encroachment by disruptive technologies. And very importantly, ये सिर्फ पब्लिक स्फेयर में नहीं बल्कि हमारी प्राइवेट स्फेयर में हमारी privacy erosion के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। इनफैक्ट इंडिया में ही हमने इन challenges को विटनेस किया with the rise of fake news, rumor mongering, inciting of violence or even hate speech through technological platforms, right? And that is why अब ये इनको हैंडल करना भी एक मेजर मुद्दा है। In fact, we can look at the two incidents of Chinese revisionism as well as Ukraine crisis as the kind of impact, as an example of the kind of impact जो कि ये technological innovations ला रही हैं। In fact, a number of scholars ये argue करते हैं, including Eric Schmidt, कि Ukraine has been able to sustain and fight back against a much larger power like Russia because of technological advancements. In fact, वो कहते हैं कि यूक्रेन ने बहुत सारे lessons लिए थे from its European neighbors in trying to become a more digitally advanced country, which has actually helped it remain so long and fight back against Russia. इन्होंने इनफैक्ट हार्नेस किया अपना सॉफ्टवेयर इनोवेशन को, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज किया टू काउंटर रशिया, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल बीइंग एबल टू रीच पीपल through various platforms, through social media, through various other technological advancements. Similarly, जो एक financial insecurity आ सकती थी due to Russian cyber attacks, उसको भी counter किया गया by actually shifting जो बहुत sensitive information थी on cloud-based services, जिनके कारण इनको secure and protected रखा जा सका from Russian attacks. Similarly, अगर हम चाइना की भी बात करें, अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल अग्रेशन एंड सलामी स्लाइसिंग जो कि हम विटनेस कर रहे हैं चाइना द्वारा, अगर हम इंडियन बॉर्डर की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, राइट, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना का बहुत मेजर फोकस रहा है, पर्टिकुलरली इन एक्सपोर्टिंग इंटीग्रेटेड नेटवर्क सॉल्यूशंस जिनके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज आर ऑल बंडल्ड इनटू वन, which has been giving an edge to the Chinese government in exerting its influence even more and more. राइट, अब हम देखते हैं कि चाइना की अगर हम बात करें, राइट, चाइना के बाउंड्री के अंदर कोविड को लेके, कोविड की शुरुआत को लेके क्या हुआ, दैट वाज क्लैम्प डाउन अगेन बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि चाइना की गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। सिमिलरली एडिक्वेट न्यूज विद रिगार्ड टू स्प्रेड, किस तरह से कर्टेल किया जा रहा है इसका स्प्रेड इन चाइना, उसके बारे में नहीं हमें पता लगा। सिमिलरली चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी कितनी हद तक सक्सेसफुल रही या नहीं रही, उसके बारे में भी चाइना ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल करके रखा।
रखी। अ मेजर ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन जो कि आई है इज इन द फॉर्म ऑफ टिकटॉक, जो कि इंडिया ने बैन कर दिया, राइट। सो द काइंड ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन की सप्लाई जो ये चाइना के हाथ में दे रही है इज गिविंग इट अ ह्यूज एडवांटेज ओवर अदर डेमोक्रेसीज, thereby creating problems for the future. अब इसको टैकल करने के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट लर्न। सबसे पहले तो ये कहते हैं देयर आर नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज जिन्होंने एक laissez-faire हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाई थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, दैट कैन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इनफैक्ट ये हम ऑलरेडी ही विटनेस कर रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस की बात करें, यूएस अपना चिप्स एक्ट लेके आ गया है सेमीकंडक्टर्स को लेके। सिमिलरली अगर हम ईयू के अंदर देखते हैं, ईयू ने भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस को हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस वो लेके आए हैं, इंक्लूड द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, राइट, एंड साथ ही में द डिजिटल सर्विसेज एक्ट, राइट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की गई हैं ईयू द्वारा टू मैनेज टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस एज वेल एज एडवांसमेंट एंड ऑल्सो सिक्योर द प्रिवेसी एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स सिटीजंस। इंडिया के अंदर भी एडवांसमेंट देखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आईटी रूल्स 2021 की, इन ट्राइंग टू मेक the digital platforms including social media platforms, OTT and large internet based media platforms responsible and accountable, right, in responsible and accountable in being able to address the grievances of people using them, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली कहते हैं डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस के लिए जरूरी है द नीड टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट चिप्स, राइट। बेसिकली पब्लिक पॉलिसी के अंदर अब एक रिक्वायरमेंट है टू बिल्ड अ सिनर्जी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। अब नो लॉन्गर कोल्ड वॉर तो चल नहीं रहा, साथ ही साथ में गवर्नमेंट का जो एरिना है, गवर्नमेंट जिस तरह का काम कर सकती है वो भी लिमिटेड है। तो हमें एक सिनर्जी बनानी पड़ेगी सिविल सोसाइटी में, प्राइवेट कंपनीज में, गवर्नमेंट में, टू शेप पब्लिक पॉलिसी इन अ मैनर कि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, फ्रीडम मिल सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी ऑफ द पीपल कंसर्न्ड। Then very importantly, apart from the present structure, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल ऑफसेट्स, राइट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट्स हो सकती हैं और इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जो है इनको मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें इनका बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज मिल सके, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, एआई की यूजेजेस की बात हो रही है, ड्राइवरलेस कार्स की ऑलरेडी बात हो रही है, राइट। किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को while providing avenues of employment and income generation for people as well. Finally, while there are obviously massive problems जो कि हम witness कर रहे हैं with the fast pace of change in technologies, right? So for example, there is also unemployment being created because of the same, right? तो जैसे कि हम बात करते हैं जिसको हम structural unemployment कहते हैं जो कि technological change के कारण आता है। While there are obvious negative fallouts, but at the same time, Schmidt कहते हैं that there is need कि we also end up looking at the positives that these technological changes can provide us. And तभी ज़रूरी है कि while looking at technological developments and progress, हम at the same time skill करें and enable करें हमारे लोगों को भी to keep up with the times so that they can also derive benefit out of the same. Last but not the least is the idea of the return of end of history. अब हमने देखा at the beginning, right? So this has come a full circle. At the beginning हमने देखा कि किस तरह से जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने क्वेश्चन किया कि फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस है क्या वो फेल हो चुका है, क्या लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर इज नो लॉन्गर द नॉर्म, राइट। 20th सेंचुरी के अंदर ये जो क्लेम किया था उन्होंने दैट दिस इज द विन ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, द राइज ऑफ फ्री मार्केट, राइज ऑफ फ्री ट्रेड, इज दैट एरिया ओवर, राइट। अब हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन का भी जो एक थीसिस आया था, उन्होंने क्या बोला था कि अब क्योंकि आइडियोलॉजिकल क्लैश खत्म हो चुका है, अब सिविलाइजेशनल क्लैश जो है वही चलेगा। And for the longest time, we thought this is what will prevail, right? When we saw the rise of Islamic extremism, when we saw the rise of terrorist groups, the kind of war on terrorism जो कि witness किया गया. But at the same time, when we look at the Russian invasion of Ukraine, जहाँ पे you have the same
ethnicity of the people, by and large similar language बोली जाती है। अब क्या difference of civilizations है जिनके basis पे attack किया गया? Now power has become the new currency. The race, the chase of power जो है has become the new arena जिसके कारण wars are being fought. Right? That is why very very importantly अब ये clash of civilization thesis जो है उसके ऊपर भी severe limitations आ गई हैं। However, Gurev very importantly argue करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि end of history मर चुका है। आज भी लोगों की expectations जुड़ी हैं कि अगर हमें global economy में resurgence चाहिए, हमें free trade, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है उसको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा। आज भी डिस्पाइट द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन regimes across the world, the rise of what we call is the second wave of kleptocracy, right? अब हम देख रहे हैं पुतिन की इंक्रीजिंग पावर, जी जिनपिंग के अंडर जो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान देख रहे हैं, राइज ऑफ रसिप अर्दोआन देख रहे हैं, टर्की का एक नया रूप देख रहे हैं, राइट? ये सब जो है पॉइंट आउट करती हैं दैट वाइल देयर इज अथॉरिटेरियन राइज बट देन देयर इज ऑल्सो द लाइट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लैटिन अमेरिका के अंदर जो पिंक वेव चल रही है, द राइज अगेन of at least center to left socialist regimes which are emphasizing on the well-being of people, on the freedom of people. The ability Brazil के अंदर of Lula da Silva to be able to thwart जो एक coup arrange किया गया था by right wingers to restore Bolsonaro का rule. Right? तो डेमोक्रेसी शायद आज भी कायम है, डेमोक्रेसी की इच्छा एंड होप आज भी कायम है। That is why in Spin Dictators, both Gurev along with his co-author argue करते हैं that democracy की pull इतनी ज़्यादा है that we are also witnessing a changing face of tyranny in 21st century. तो आज की day and age में when we look at a number of non-democratic leaders, including say Putin, right? These leaders have adopted a new strategy. So they haven't just arranged a coup and captured power, बल्कि in fact they have come to strength by pretending to be a democrat. They have fought elections. To a limited extent, they have allowed other parties to exist also. To a limited extent, ये claim करते हैं कि free media भी exist करता है, but at the same time, using diverse information channels to peddle fake propaganda, fake news, etc. Very importantly, एक और चीज जो कि हमने सीख ली अब इससे कि डेमोक्रेसी की इच्छा आज भी लोगों में कायम है। इनफैक्ट पुतिन ने उनका जो एक एडवेंचरिज्म था क्रिमिया के अंदर, दैट माइट हैव कैटअपुल्टेड टू हिम टू फेम अगेन, बट ये जो इन्होंने यूक्रेन के अंदर किया है एंड द काइंड ऑफ एक जो एक्शन लिया है यूक्रेन ने विदाउट फॉलिंग टू इट्स नीज इन फ्रंट ऑफ रशिया, अगेन इस होप को कायम रखता है। So much so कि रशिया के अंदर ही जो एक बैकलैश विटनेस किया गया है by a number of citizens. So much so that rather than calling people to join the army to fight this Ukraine war, अब Putin has to resort to conscription. Similarly, Russia की economy is in the doldrums, right? The kind of pressures जो कि आ रहे हैं because of the sanctions that EU has imposed, चाहे वो food के अंदर हो, energy के अंदर हो, might be hitting Europe, but they're also hitting Russia hard. साथ ही साथ में रशियन वॉर ने एक और चीज प्रूव कर दी है कि जीरो सम गेम इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड अब लास्ट नहीं कर सकती। इट हैज कॉज्ड अ सब्सटैंशियल डैमेज टू ग्लोबल इकोनॉमी, जिसके अंदर ना ही सिर्फ रशियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है बल्कि इनफैक्ट चाइनीज इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आया है, लीडिंग टू सम चाइनीज एलिट्स क्वेश्चनिंग कि शुड चाइना हैव डन इनफ टू प्रिवेंट दिस यूक्रेन की इन्वेजन, बिकॉज रशिया एंड चाइना एंजॉय rather stable relations. Finally, ये past year ने एक और चीज जो कि more importantly emphasize की है that the only way out for the world is in ensuring solidarity rather than protectionism. And इसी चीज को time and again India ने भी emphasize किया है that while maintaining our own specific stance, while maintaining a very, very autonomous foreign policy, India has continued to play by the rule book, has continued to emphasize on the need for solidarity, cooperation and trust building. And यही जो है आगे चल के way forward भी साबित हो सकता है। तो ये 5 लर्निंग्स जो हैं हम 2022 से सीख सकते हैं, जो कि आगे चल के 2023 को शेप करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप हमें इन द कमेंट्स बिलो और लर्निंग्स बता सकते हैं 2022 की, जो कि सिग्निफिकेंट हो सकती हैं 2023 के लिए। In an end note, just to let you know
दैट हमारे PSIR का जो 2024 का कोर्स है दैट हैज स्टार्टेड, राइट। एक बहुत ही बॉटम अप कोर्स है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड बहुत होलिस्टिकली पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आपको एंड टू एंड कवर करता है। While these are recorded classes, ये classes जो हैं fresh बनाई जा रही हैं and very importantly for the first time PSIR के अंदर भी जो है इसी फॉर्म के अंदर अब क्लासेस दी जाएंगी wherein the faculty will be in front of you rather than just presentations। तो faculty सामने होके in the PPT आपको पूरे lessons डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, राइट। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर करंट अफेयर्स भी होंगे, राइट। मंथली करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे बिकॉज PSIR एक इतना डायनामिक ऑप्शनल है कि करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको रेगुलर एडिशंस चाहिए टू कीप अप विद योर आंसर्स बीइंग एक्सट्रीमली रेलिवेंट एज वेल एज इनमें बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी हों। साथ ही में हम आंसर राइटिंग, आंसर बिल्डिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस करते हैं एंड रादर देन मी यू शुड हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और PSIR के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी टॉपर्स टॉक्स भी मिल जाएंगी जहाँ पे देयर आर अ नंबर ऑफ टॉपर्स इंक्लूडिंग IAS विकास रोहिला, IPS राघवेंद्र शर्मा, IFS अनुराग नयन, प्रीति पांचाल, जिन्होंने हमारे कोर्सेज यूज करके टॉप रैंक्स हासिल किए हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, हमने यहाँ पे डिटेल्स भी दी हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली 31 जनवरी तक वी हैव रिपब्लिक 74 का कोड ऑन गोइंग जिसको यूज करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।